कल शाम पूरी दुनिया में बवाल मच गया जब मेटा ने देश के प्राइम मिनिस्टर और भारत सरकार से माफी मांग ली, सॉरी बोल दिया। Mark Zuckerberg has now sent his apologies. Meta's Mark Zuckerberg has sent his apologies. मार्क जकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी। दोस्तों, बताया गया कि मेटा ने इस बात को माना है कि प्रोटेस्ट के दौरान उनके प्लेटफॉर्म से वो इलीगल पेड कंटेंट चल रहे थे जिसके लिए उन्हें भारी पैसे मिले। उसने इस बात को भी माना है कि उनके प्लेटफॉर्म पर उन चीजों को जानबूझकर प्रमोट किया जा रहा था जिसके लिए कई एजेंसियों ने उनको पैसे दिए थे। सरकारी सूत्रों की माने तो मेटा को भारत सरकार की तरफ से एक ऐसी ग्रिलिंग दी गई जिसके बाद से पूरे वेस्टर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सनसनी मच गई है। ये अपने आप में पहला ऐसा मामला है जब मेटा जैसी बड़ी कंपनी, बड़ी एमएनसी ने किसी सरकार से माफी मांगी और इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए किया जा रहा था। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, इसी महीने की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंस्टा पर स्टूडेंट्स और जेनजी को एड्रेस करते हुए पेपर लीक कंट्रोवर्सीज और उस पर होने वाली सख्त कार्रवाइयों के रिगार्डिंग एक वीडियो पोस्ट किया था। मेटा ने इस वीडियो को कुछ घंटों के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक कर दिया था। मेटा ने शुरुआत में इसे टेक्निकल ग्लिच या ऑपरेशनल एरर बताया और वीडियो को रिस्टोर कर दिया, लेकिन ये मेटा की वो भूल साबित हुई जिसका उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पिछले ही महीने जुलाई 2024 में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंस्टाग्राम पर CSAM और डीपफेक को बढ़ावा देने वाले एड्स पर कड़ा कॉग्निजेंस लिया था। CSAM क्या है ये आप गूगल करके पता कर लीजिए, हम यहाँ बताएंगे तो यूट्यूब नाराज हो जाता है। खैर, सरकार ने मेटा को नोटिस भेजकर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा था कि उनके प्लेटफॉर्म पर इस तरह की गंभीर और ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट कैसे चलने दिए गए। अब कल खबर आई कि भारत सरकार और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस मुद्दे को लेकर मेटा के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया। 3 अगस्त 2026 को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें मेटा इंडिया की टीम ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान की लीडरशिप में पेश हुई। कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के वीडियो को हटाए जाने को बेहद गंभीरता से लिया और इंस्ट्रक्शन दिया कि मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग 3 दिन के अंदर बिना शर्त लिखित माफी मांगे। कमेटी ने मेटा को क्लियर वार्निंग दी कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो IT एक्ट की धारा 79(3) के तहत मेटा को मिला सेफ हार्बर यानी यूजर्स द्वारा डाले गए कंटेंट के लिए कानूनी जवाबदेही से मिलने वाली छूट वापस ले ली जाएगी। इसके बाद कंपनी पर एक पब्लिशर की तरह मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। सेफ हार्बर का सीधा मतलब होता था कि अगर किसी यूजर ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी आपत्तिजनक डाला, पोस्ट डाली या कोई ऐसा मटेरियल डाला जो उस देश के कानून के हिसाब से इलीगल है, तो उस देश में कानूनी कार्रवाई उस यूजर पर होगी, उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन अब अगर ये चीज छिनती है यानी मेटा के लिए अगर इस सेफ हार्बर वाली कंडीशन हट जाती है तो मेटा और उसके अधिकारियों पर भी सीधे किसी भी यूजर के पोस्ट के लिए केस चलाया जा सकेगा। बैठक के दौरान सांसदों ने पूछा कि PM का वीडियो हटाने का आदेश किसने दिया था। उन्होंने मेटा पर आरोप लगाया कि उनके प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट बेरोक-टोक चलता रहता है जबकि असली और सही कंटेंट हटा दिया जाता है। मीडिया और सरकारी सूत्रों के अनुसार मेटा के अधिकारियों ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी का वीडियो हटाए जाने पर खेद जताया और माफी मांगी। साथ ही हालिया बैठकों के दौरान मार्क जुकरबर्ग ने CSAM, डीपफेक और ऑपरेशनल गलतियों को लेकर भी भारत सरकार से माफी मांगी। हालांकि कमेटी के मेंबर्स का क्लियर कहना था कि बात सिर्फ माफी मांगने की नहीं है बल्कि प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने की है। और ये पहली बार नहीं है जब मेटा ने भारत से माफी मांगी। जनवरी 2025 में भी मेटा इंडिया ने मार्क जुकरबर्ग के उस बयान के लिए सरकार से माफी मांगी थी जिसमें जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में गलत दावा किया था कि 2024 के भारतीय आम चुनाव में मौजूदा सरकार हार गई थी। मेटा ने इसे अपनी अनजाने में हुई गलती बताया। अब इस केस में जुकरबर्ग के अलावा किन मेटा के अधिकारियों ने माफी मांगी वो भी देखिए। मेटा के ग्लोबल अफेयर्स हेड जोएल कपलान भारत आए थे। उन्होंने 5 अगस्त को भारत के IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई बैठक में मेटा की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी का वीडियो हटाए जाने की घटना पर क्लियरली माफी मांगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैंने मेटा की ओर से प्राइम मिनिस्टर मोदी की पोस्ट को सीमित करने की गलती के लिए मंत्री से माफी मांगी। इसके अलावा देखिए, नील पॉट्स जो मेटा के पब्लिक पॉलिसी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उस मेटा कंटिजेंट का अहम हिस्सा थे जिसने भारत सरकार के अधिकारियों के साथ 2 अलग-अलग बैठकें की थी। इस टीम ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वीडियो हटाना एक अनजाने में हुई गलती यानी इनएडवर्टेंट एरर थी और कंपनी अपने इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस को मजबूत कर रही है। दोस्तों, हालिया डिस्प्यूट के बाद भारत सरकार खासकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से केवल माफी तक सीमित न रहकर कुछ ऐसी टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डिमांड्स की हैं उन्होंने जो सीधे मेटा के ग्लोबल बिजनेस मॉडल पर असर डालती है। अगर मेटा इन मांगों को पूरी तरह मान लेता है तो ये पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मेटा की ग्लोबल टीम से क्लियरली ये बताने को कहा है कि उनका एल्गोरिथम कैसे काम करता है।
और इसमें एल्गोरिथमिक बायस क्यों है। सरकार ये समझना चाहती कि सिस्टम CSAM और डीपफेक जैसे खतरनाक कंटेंट को क्यों नहीं पकड़ पाता, जबकि सही और वेरीफाइड अकाउंट जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का वीडियो के कंटेंट को तुरंत हटा देता है या बैन कर देता है। कोई भी बड़ी टेक कंपनी गूगल, मेटा, एक्स अपने एल्गोरिथम का सोर्स कोड या उसकी ट्रेड सीक्रेट किसी भी सरकार के साथ साझा नहीं करती है। अगर मेटा भारत सरकार के सामने अपने एल्गोरिथम की पूरी मॉडस ऑपरेंडी का खुलासा करती है तो ये ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का वीडियो हटने पर मेटा ने इसे AI पावर्ड ऑटोमेटेड कंटेंट फिल्टर की गलती बताया। इसके जवाब में भारत के IT सचिव S कृष्णन ने मेटा से मांग की है कि AI द्वारा लिए जाने वाले हर मॉडरेशन फैसले में एक ह्यूमन इन एवरी AI लूप होना चाहिए। मेटा हर दिन करोड़ों पोस्ट की निगरानी के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटेड AI पर निर्भर है। अगर उन्हें हर कंट्रोवर्शियल डिसीजन या वेरीफाइड अकाउंट के कंटेंट मॉडरेशन के लिए ह्यूमन रिव्यूअर्स को मैंडेटरी रूप से शामिल करना पड़ा तो ये उनके लिए टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली बहुत बड़ा और खर्चीला कदम होगा। इसके अलावा सरकार ने मेटा को व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को भारत में रोल आउट करने से रोक दिया है। सरकार की चिंता ट्रेसेबिलिटी को लेकर है। यूजर नेम फीचर आने से अकाउंट फोन नंबर से अलग हो जाएगा, जिससे भारतीय लॉ एनफोर्समेंट के लिए फ्रॉड या आपराधिक मामलों में अपराधियों को ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। मेटा हमेशा से व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन और यूजर प्राइवेसी की वकालत करता है। अगर मेटा को भारतीय एजेंसियों के लिए ट्रेसेबिलिटी का बैकडोर देना पड़ता है तो ये उनकी प्राइवेसी पॉलिसी का सबसे बड़ा समझौता होगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मेटा की उस क्लैरिफिकेशन को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वीडियो एक टेक्निकल ग्लिच के कारण हटा दिया गया। समिति ने सख्त लहजे में मांग की है कि मेटा उन डिस्टिंग्विश्ड पीपल जैसे कर्मचारियों या अधिकारियों की पहचान करे और उनके नाम बताए जो इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। टेक कंपनीज हमेशा सिस्टम एरर या एल्गोरिथम के पीछे छिप जाती हैं। अगर मेटा को अपने कर्मचारियों या प्रोग्रामर्स के नाम सरकार को सौंपने पड़े जिनके कोड या फैसले से घटना हुई तो इससे कंपनियों के अंदर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का एक नया और सख्त नियम स्थापित हो जाएगा। आप बताइए दोस्तों, जिसने भी जिस ऑफिसर की वजह से ये हुआ है, क्या उसका नाम पब्लिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन, कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं असली बवाल की, जिसमें मेटा ने ये मान लिया है कि उन्होंने पैसे लेकर कंटेंट दिखाए थे, प्रमोट किए थे। मेटा ने यह माना है कि उनके प्लेटफॉर्म पर पैसे यानी पेड प्रमोशंस, एड्स लेकर ऐसे अवैध और खतरनाक कंटेंट को एल्गोरिथम के जरिए उन यूजर्स तक पहुंचाया गया जो इसे देखना चाहते हैं। मेटा ने अपनी इस भारी चूक और पेड प्रमोशन के जरिए कंटेंट के एम्प्लीफिकेशन की जिम्मेदारी ली है और सॉरी भी बोला है। सरकार ने मेटा से क्लियरली बोला है कि चूंकि कंपनी पैसे लेकर ये तय कर रही है कि कौन सा कंटेंट किस यूजर के पास जाएगा, इसलिए वो अब केवल पैसिव इंटरमीडिएट नहीं रह गई है। मेटा एक्टिवली कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। यही रीजन है कि आईटी मंत्रालय ने साफ बोला है कि इन खुलासों के बाद मेटा को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिलने वाला सेफ हार्बर अब नहीं मिलेगा। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसको एक अलग एंगल से भी देख रहे हैं। जुलाई 2024 में नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर जेनजी और स्टूडेंट्स ने सी जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई जगहों पर लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट के दौरान फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एआई जनरेटेड बेहद भद्दे, अपमानजनक और मॉफ वीडियोस बड़े पैमाने पर फैलाए गए। इन मिसलीडिंग और मॉफ वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर चलने देने के कारण 31 जुलाई 2026 के आसपास हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ मेटा के इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास को भी आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत को अक्यूज बनाते हुए एफआईआर दर्ज की। पुलिस का मानना था कि मेटा ने नेशनल सिक्योरिटी और शांति भंग करने वाले इस फर्जी कंटेंट को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जब आईटी मंत्रालय के सामने मेटा ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ खास आपत्तिजनक कंटेंट को पैसे लेकर स्पेसिफिक ऑडियंस तक बूस्ट किया गया था, तो उन्होंने इसे सीधे सीजेपी, जी हां, सी जनता पार्टी की प्रोटेस्ट से जोड़ दिया। सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या सी जनता पार्टी प्रोटेस्ट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और अन्य नेताओं के खिलाफ जो डीप फेक और मॉफ वीडियो वायरल किए गए थे, उन्हें भी पैसे देकर जानबूझकर बूस्ट किया गया था क्या? एजेंसियां इस कैश ट्रेल और फंडिंग की जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि देश का माहौल बिगाड़ने वाले इन वीडियोस को वायरल करने के लिए मेटा को पैसा किसने दिया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, अलग अलग रिसर्च पेपर से साबित हो चुका है कि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम जानबूझकर ऐसे पॉलिटिकल या सोशल कंटेंट को बढ़ाता है जो सरकार के प्रति दुश्मनी, नफरत और गुस्सा पैदा करता है। ये समाज को पोलराइज कर देता है। जो विरोध प्रदर्शन रियल वर्ल्ड में शांतिपूर्ण हो सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया इस कदर वायलेंट रूप में पेश करता है कि वे इनटॉलरेंस एंड वायलेंस का कारण बन जाते हैं। दुनिया भर के कई देशों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, टेलीग्राम आदि का इस्तेमाल नफरत फैलाने, अफवाहें उड़ाने और वाइड स्प्रेड वायलेंस भड़काने के लिए किया गया है। 6 जनवरी 2021 का टाइम था दोस्तों। नवंबर 2020 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद फेसबुक, ट्विटर और कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर चुनाव चोरी होने की फर्जी खबरें बड़े पैमाने पर फैलाई गई। 6 जनवरी 2021 को हजारों की हिंसक भीड़ ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हमला कर दिया। इस दंगे को ऑर्गेनाइज करने और भीड़ को भड़काने का पूरा काम सोशल मीडिया के जरिए ही किया गया था।
ऐसे ही 8 जनवरी 2023 को अमेरिका के कैपिटल हिल पर हमले की तर्ज पर ब्राजील में भी राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने चुनाव के रिजल्ट्स को ही फर्जी बताया। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का इस्तेमाल करके पूरे देश में भीड़ जुटाई गई और 8 जनवरी को इस हिंसक भीड़ ने ब्राजील की संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया और भारी तोड़फोड़। 2020 से 22 खासकर नवंबर 2021 को इथियोपिया के टाइग्रे संघर्ष के दौरान फेसबुक पर फैलाई गई नफरत और झूठी खबरों के कारण भीषण जातीय हिंसा हुई। फेसबुक पर कई लोगों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। नवंबर 2021 की बात करें तो एक प्रोफेसर की हत्या भी कर दी गई क्योंकि फेसबुक पर उनके खिलाफ भड़काऊ पोस्ट वायरल किए गए थे, जिसे बार बार रिपोर्ट करने के बावजूद मेटा ने नहीं हटाया था। खैर, ये सोशल मीडिया का खेल बहुत खतरनाक हो सकता है दोस्तों। यूजर्स के रूप में हमें यह समझना होगा कि इंटरनेट पर दिखने वाला हर भड़काऊ पोस्ट दरअसल एक जाल है, एक वेब है। जब भी कोई पोस्ट हमें गुस्सा दिलाए तो बिना सोचे समझे रिएक्शन देने से बचें। जब हम ऐसी पोस्ट पर गुस्सा जाहिर करते हैं या लड़ते हैं तो हम अनजाने में नफरत के उसी बिजनेस और एल्गोरिदम को ताकत दे रहे होते हैं। बाकी इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। क्या मेटा को सॉरी बोलना चाहिए? मार्क ज़करबर्ग को लिखित में माफी मांगनी चाहिए? आगे आपको क्या लगता है, ये लोग थोड़ा लाइन पे आएंगे, अपने एल्गोरिदम को गवर्नमेंट से शेयर करेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो पूरी दुनिया भर की, और स्पेशली भारत की सरकार से क्या उसको शेयर किया जाएगा? इस पर अगर आप कोई राय रखते हैं, कोई विचार रखते हैं तो कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। इस पूरे साइबर मसले पर हम एक पॉडकास्ट करने वाले हैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ, जो 1-2 दिन में हमारे टीआरपी चैनल पर रिलीज हो जाएगा। इनफैक्ट सी जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ एक कड़क पॉडकास्ट हमने ऑलरेडी डॉक्टर आनंद रंगनाथन के साथ ये पॉडकास्ट किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर हमारे टीआरपी चैनल पर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।